मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती के पास बड़े फैसले लेने लायक बहुमत नहीं था। उन्हें पता था कि बीजेपी कभी भी उनसे अपना समर्थन वापस ले सकती है, लेकिन उन्होंने इस छोटे मौके का भी बीएसपी के दलित एजेंडा को एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मायावती से पहले देश में केवल 3 दलित मुख्यमंत्री रहे थे। आंध्र प्रदेश में दामोदरम संजीवय्या, बिहार में रामसुंदर दास और राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया। लेकिन इनमें से भी किसी ने कभी भी सवर्ण जातियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं उठाई। मायावती ने ठीक इसके उलट किया और इसी वजह से दलितों में मायावती की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दलित एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मायावती ने सबसे पहले कई बड़ी संस्थाओं, इमारतों और जिलों का नाम दलित नायकों पर रखा। पूरे राज्य में अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाना शुरू कर दिया। मायावती का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट राजधानी लखनऊ में दलित बहुजन नायकों के सम्मान में 28 एकड़ का अंबेडकर पार्क और परिवर्तन चौक बनाना रहा। इनमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले फूले, पेरियार, शाहूजी महाराज और अंबेडकर जैसे दलित नायकों की प्रतिमाएं लगाई गई। बीएसपी ने इस दौर में पेरियार मेला भी आयोजित किए। पेरियार ने रामायणा और ट्रू रीडिंग नामक अपनी किताब में रामायण का एक अल्टरनेटिव रूप पेश किया, जिसमें उन्होंने राम और सीता को खुलेआम अपमानजनक तरीके से दर्शाया था। पेरियार पर फेस्टिवल्स के जरिए बीएसपी ने दलितों का दिल तो जीत लिया, लेकिन इसे बीजेपी को जानबूझकर उकसाने के तौर पर देखा गया, जिसका वोट बैंक सवर्ण जातियों में था। इसके अलावा कई अहम पदों पर दलितों को पोस्ट किया गया। आधे जिलों में दलित अधिकारियों को मजिस्ट्रेट बनाया गया। 25% से अधिक पुलिस थानों का इंचार्ज दलित पुलिस अधिकारियों को बनाया गया। मायावती ने अंबेडकर गांव योजना के जरिए ज्यादा दलित आबादी वाले गांवों को ज्यादा पैसे दिए। अभी तक जो गांव सबसे पिछड़े थे, अचानक से वो चमकने लगे। वहां पक्की सड़कें, हैंडपंप, मेडिकल क्लिनिक और पक्के घर बनने लगे। वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वजीफा दिया गया। उन्हें टॉयलेट्स की सफाई से दूर रखने के लिए बाकी कामों की ट्रेनिंग दी गई। मायावती ने यह सब कुछ जानबूझकर ऊपरी जातियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को हटाने के लिए किया। यह दलितों को यकीन दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि पिछड़े लोगों के लिए ऊपरी जातियों के दबदबे को चुनौती देना संभव है। मायावती ने दिखाया कि अगर दलितों के पास पॉलिटिकल पावर हो तो वो क्या कर सकते हैं। यह सब कुछ काशीराम का मास्टर प्लान था, लेकिन मायावती ने इसे अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा। बीजेपी और उस दौर में ऊपरी जातियों के दबदबे वाले मीडिया संस्थानों के लिए यह पचाना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आलोचना से दलितों में मायावती का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने लगा। उधर मायावती ने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए भी कई कदम उठाए। उनके जिस काम ने मुसलमानों का दिल जीता वो था सितंबर 1995 में मथुरा में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जैसे स्थिति पैदा करने की विश्व हिंदू परिषद की कोशिश को नाकाम कर देना। बाबरी मस्जिद की तरह यहां पर भी वीएचपी कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई मस्जिद को हटाने की मांग कर रही थी। 1995 में उसने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके मस्जिद पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन मायावती ने उसकी इस योजना को विफल कर दिया। वे वीएचपी की धमकियों के आगे नहीं झुकी और वीएचपी को इसके बाद पीछे हटना पड़ा। मायावती ने उसे विवादित स्थल से 3 किलोमीटर दूर कृष्ण जन्माष्टमी बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। मायावती के समर्थक लंबे समय तक इस घटना को प्रशासन को अच्छे से संभालने की उनकी काबिलियत के सबूत के तौर पर पेश करते रहे। मायावती के मुसलमानों के लिए हिंदू कट्टरपंथियों के सामने डटकर खड़े होने से उनकी सेक्युलर छवि और मजबूत होती है, और इसी के चलते भविष्य में बीजेपी के साथ कई बार सरकार बनाने के बावजूद मुसलमान उन्हें वोट देते रहे। लेकिन मथुरा केस में उनका कड़ा रुख मायावती की कुर्सी जाने की वजह भी बना। कुछ समय बाद बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस लिया। पहली बार में मायावती केवल 136 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाई थी। उनकी सरकार गिरने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें नाकाम रहे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया था। मायावती के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि मायावती के पावर में जाने के बाद से मीडिया उनके पीछे पड़ गया था। साल 1995 में दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है, जिसमें दावा किया जाता है कि मायावती की एक 12 साल की गोपनीय बेटी है। दैनिक जागरण अखबार ने मायावती की 12 साल की बेटी की खबर पूर्व बीएसपी नेता के हवाले से छापी थी, जिसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। मायावती इस खबर से बेहद नाराज हो जाती हैं और लखनऊ में एक बड़ी रैली में दैनिक जागरण अखबार को उनकी कथित बेटी पेश करने या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चुनौती दी डाली। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर
लखनऊ के दैनिक जागरण के ऑफिस में तोड़फोड़ की। मायावती ने खुद को इस हिंसा से दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में दैनिक जागरण पर हमला करवाना चाहती तो उनके ऑफिस की एक भी ईंट नहीं बचती। उनका एक सिग्नल ही दैनिक जागरण को खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण के मालिक नरेंद्र मोहन ने भी मायावती से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। मायावती के पार्टी कार्यकर्ताओं में इस दौर में गुस्सा था। मायावती की पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने शपथ ली कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इस घटना के लगभग 10 साल बाद दैनिक जागरण ने ही अपनी एक खबर की हेडलाइन में मायावती को चमारन कहा था। इसके बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर उसके ऑफिस पर हमला किया। इस बार मायावती ने अखबार पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा किया, जिसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने माफी मांगते हुए कहा कि ये टाइपिंग एरर था। मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से दलितों को आगे बढ़ाया, उससे बीएसपी का जमीनी आधार मजबूत हो गया। साल 1996 लोकसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। उसने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती, 20 से अधिक % में वोट मिले, जबकि 10 साल पहले 1985 में उसे 2.4% वोट मिले थे। लगभग 10 साल पहले शुरू हुई पार्टी के लिए बड़ी सफलता थी। बीएसपी ने पंजाब में 3 सीटें, मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती। इस तरह उसके खाते में कुल 11 सीटें आईं। उसे देश भर में लगभग 4% वोट मिला। 1996 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ती है। इस गठबंधन में बीएसपी बड़ी पार्टनर थी और लगभग 300 सीटों पर लड़ी। वहीं कांग्रेस केवल 125 सीटों पर लड़ती है। जब नतीजे आते हैं तो 1993 में हुए पिछले चुनाव से बिल्कुल मिलते जुलते रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने के बावजूद बीएसपी को पिछली बार के बराबर 67 सीटें मिली। कांग्रेस की 33 सीटें आई। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के चलते एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के नतीजों में बीएसपी के लिए एक सीख छिपी हुई थी कि वो केवल दलितों के दम पर पावर में नहीं आ सकती, उसे अपना वोट बैंक बढ़ाना पड़ेगा। 1996 विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिलने के चलते काशीराम ने एक बार फिर से बीजेपी से संपर्क साधा। दोनों ने गठबंधन करके फिर सरकार बनाई। गठबंधन से पहले एक फॉर्मूला तैयार हुआ, जिसके तहत दोनों पार्टियों को 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री पद मिलना था। पहला नंबर बीएसपी की तरफ से मायावती का था, जिसके बाद मायावती 20 मार्च साल 1997 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती है। पिछली बार की तरह मायावती की सरकार ने इस बार भी बड़ी संख्या में स्मारक, पार्क, संस्थाओं और जिलों के नाम दलित नायकों पर रखे। काफी खर्च करके उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की लगभग 15,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई। दलितों के लिए कई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई। 2.5 लाख दलितों को पट्टे पर खेती की जमीन दी गई। इसके अलावा SC/ST एक्ट को कड़ाई से लागू किया गया। उन्हें केस लड़ने के लिए 6,000 रुपए की मदद दी गई, ताकि वे आगे आकर ऊपरी जातियों के खिलाफ शिकायत करें। इस फैसले ने मायावती की दलितों के बीच एक मसीहा की छवि बना दी थी। अब यही सस्पेंस था कि क्या मायावती 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगी या फिर नहीं। मायावती ने पद छोड़ा और 21 सितंबर साल 1997 को बीजेपी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह ने आते ही कई ऐसे कदम उठाए जिससे दोनों पार्टियों में टकराव शुरू हो गया। गठबंधन में दरार दिखने लगी। जब कल्याण सिंह ने SC/ST एक्ट को कमजोर किया और 6,000 रुपए की आर्थिक मदद को रोका, तो बीएसपी के सब्र का बांध टूटा और उसने समर्थन वापस ले लिया। बीएसपी के समर्थन से कल्याण सिंह केवल 1 महीने तक मुख्यमंत्री रह पाए थे। मायावती और काशीराम का यह मानना था कि बीजेपी इतनी बटी हुई है कि उनके समर्थन वापस लेने के बाद कल्याण सिंह की सरकार गिर जाएगी और चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल्याण सिंह ने उस दौर में कई पार्टियों के विधायक तोड़े, जिसमें बीएसपी के भी 12 विधायक शामिल थे। इन सभी को मंत्री पद दिया गया और इसके चलते कल्याण सिंह की सरकार बच जाती है। इसके बाद बीएसपी के 5 और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस दौर में मायावती के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इसी बीच यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरने के चलते देश में मिड टर्म लोकसभा चुनाव हो गए। बीएसपी उस दौर में इस चुनाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो नतीजों में भी दिखा जब चुनाव में बीएसपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। उत्तर प्रदेश में पार्टी को पिछली बार के बराबर 20% वोट मिले, लेकिन उनकी सीट 6 से गिरकर 4 हो गई। मायावती खुद अकबरपुर की रिजर्व सीट से जीतने में कामयाब रही। पंजाब और मध्य प्रदेश में पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई, जहां पर पिछली बार वो जीती थी।